हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के केमिकल मेथड्स लिख दिया मैंने। देखो, हमने अभी तक सारे के सारे मतलब कॉन्सेंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है रेट के ऊपर वो देख लिया है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स वो हमने देख लिया है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ किया वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब मान लो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें ऑर्डर पता नहीं होता, हमें कुछ तरीके पता है, मतलब कि उस ऑर्डर को निकालने के, ठीक है। हमसे ऑर्डर पूछा जा सकता है तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम देखो, मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे, उनको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहला तरीका क्या था, टू नो ऑर्डर। सबसे पहला तरीका क्या था भाई? पहला तरीका था यूनिट ऑफ के। भाई अगर यूनिट ऑफ के तुम्हें पता है, क्या होती है यूनिट ऑफ के? भाई यूनिट ऑफ के इज कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n इंटू, ये होती है। कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर रख लो या बाकी कोई और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो वो रख लो, ठीक है। n इज द ऑर्डर ओवर हियर, ठीक। सेकेंड क्या होता है? रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हमें उसका ऑर्डर पता चल जाएगा फ्रॉम इट्स स्टोइकियोमेट्री, ठीक है जी। थर्ड इज तुम्हारा टू नो द ऑर्डर, यूनिट ऑफ के, बैलेंस केमिकल, ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। और थर्ड हो गया तुम्हारा व्हाट इज दैट, हाँ, चेंज इन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन, ये बताया होगा मैंने उस वक्त भी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं क्लियर है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी तरफ इनको हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को देखेंगे। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो अब जो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ ये हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने डिस्कशंस में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, पिछले वाले हमारे क्या कहते हैं लेक्चर्स में, ठीक है। तो क्या क्या है ये? फर्स्ट इज योर इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, इनिशियल रेट मेथड। सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। थर्ड इज ये इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। और फोर्थ इज द हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। ये चारों के चारों लिख लो पहले, ठीक। चारों के चारों कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज इनिशियल रेट मेथड, सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। थर्ड इज इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड, और थर्ड क्या है? हाँ, थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। देखो भाई, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है? अगर मैं माइनस dA/dt लिख रहा हूँ k इंटू a रेज टू समथिंग, लेट्स से n, तो ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया। और अगर मैं तुम्हारा जैसे फर्स्ट उसके लिए लिखता हूँ k इज इक्वल्स टू 1/t ln a0/at, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, ये तुमको पता है। गॉट दिस? ठीक है जी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। एंड द फोर्थ वन इज हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। जो इसमें मोस्ट प्रेवलेंट मेथड्स हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो लिखो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड,
ठीक है, फर्स्ट इज इनिशियल रेट मेथड, इसको लिखो। आई होप कि आवाज़ साफ साफ आ रही होगी। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड। अब देखो इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के ज़रिए समझाता हूँ। लेट्स से आई हैव दिस काइंड ऑफ अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, इस पहले इसको बना लेते, फिर इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं तुमको। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, ये तुम्हारी A0 हो गया, ये तुम्हारा B0 हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल रेट। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है जी, और ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है जो मैंने नीचे लिखी है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन है। ठीक, ये क्या हो गया, मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर, और ये इनिशियल रेट है। इनिशियल रेट तुम्हारा हो गया, इनिशियल रेट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। गॉट इट? तो अभी इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा। A0 की इनिशियल A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो इस इनिशियल रेट मेथड के बारे में 2-3 चीज़ें जानते हैं। भाई जब मैं 11th-12th के पेपर दे रहा था, उस वक्त ये तुम्हारा बोर्ड्स में आता था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड्स के हिसाब से भी है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में ये JEE एडवांस में भी आया है। तो जस्ट इमेजिन कि जो क्वेश्चन तुम्हारा पहले 12वीं में आता था, अब JEE एडवांस में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ तो मतलब बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है। मतलब लिटरली अभी मैं जब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा कि ये तो कुछ लल्लू सा क्वेश्चन दिया है या लल्लू सा मेथड है, बट देन अगेन ये इसके क्वेश्चन आए हैं उसमें। ठीक, मतलब एडवांस में है, जस्ट इमेजिन। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, तो इसलिए बहुत सिंपल मेथड है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडवांस भी इतना कोई टफ नहीं होता है, टू टेल यू द ट्रूथ। ठीक है, तो JEE क्लियर करना भी बहुत टफ बात नहीं है, एटलीस्ट केमिस्ट्री में। ठीक, लेकिन वही पॉइंट है कि तुम्हें चीज़ें बेसिक आनी चाहिए, बिना काम करे तो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, जब कभी भी नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है, तो मुझे एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल ऑलवेज बी 1 ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ लिखो, in case of n reactants, n plus 1 number of experiments are required, n plus 1 number of experiments are required for solving या for obtaining the order of reaction, ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, हमने क्या किया, सेम यही रिएक्शन है। ठीक है, एक एक करके हमने इस रिएक्शन को करवाया। सबसे पहले हमने क्या किया, A0 और B0, मतलब A0 और B0 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ली, उसको रख के हमने जैसे हमने उनको मिलाया तो रिएक्शन शुरू हो गई होगी। उस मोमेंट पे जब हमने जैसे इसको मिलाया, हमने उसका इनिशियल रेट किसी तरीके से मेजर कर लिया। गॉट इट? ये क्लियर होगी भाई? ठीक है जी। अब तो इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे एक इनिशियल रेट आ जाएगा। सेम अगेन हमने किसी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया और रेट मेजर किया। फिर इस तरीके से नेक्स्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका रेट मेजर किया। तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो चाहिए होता है वो 1 प्लस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। भाई अगर मैं इसे यहाँ पे 10 भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 10 कर दूंगा तो भी मेरे को वही वैल्यू मतलब वही आंसर आएगा, और 3 भी दूंगा तो भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो बाकी 7 जो है वो रिडंडेंट है, उनका कोई इतना कोई यूज़ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 248
ठीक है, ये है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 और ये था 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 और ये थी 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ठीक है, यूनिट्स जो ऊपर लिखी है वो है। फिर हमने क्या किया, इसको सेम रखा और फिर इसको डबल कर दिया, तो ये क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई। ठीक, इसको फिर हमने क्या किया, डबल कर दिया सेकंड वाले में और इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया और ये कितना हो गया। यहां पर मैं डेलिबरेटली लिख रहा हूं इनकी जो वैल्यूज है, ये 10 रेज टू माइनस 6 इनका ऑर्डर में सेम रखते हुए वैल्यू लिख रहा हूं, अदरवाइज जो वैल्यू एक्चुअली में गिवन है वो ये है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे है 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वो इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आगे हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे होगी, है ना, किसी लेबोरेटरी में हमने वो रिएक्शन कराई होगी, फिर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स नोट किए होंगे, है ना, हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, और फिर इसको लेके हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तब जाके हमें ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि ये मेथड वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो उसमें लिखो इन दिस रिएक्शन, ये जो मेथड है ना इसमें लिखो इन दिस मेथड कॉमा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इन दिस मेथड कॉमा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरियस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, फॉर वेरियस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द reactants will be given in the problem, will be given in the problem जैसे यहाँ पे दी गई है। ठीक है, given in the problem for different experiments by which order is determined। इनको यूज करते हुए हम ऑर्डर डिटर्मिन करेंगे। तो इसमें जैसे तुम अपने 12th के एग्जाम में लिखोगे, कैसे लिखोगे, let the order with respect to A, B, X and order with respect to B, Y। ठीक है, therefore RLE क्या हो जाएगा उस वक्त भाई, RLE क्या हो जाएगा, RLE will be equals to RLE will be R equals to K। भाई K तो एक रेट कांस्टेंट है, चाहे तो तुम लिख लो लेट द रेट कांस्टेंट बी K, इस तरीके से लिख लो। ठीक, A का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू X और B का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू Y, ये आ जाएगा। आर भी क्लियर। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, सेकेंड है रेट लॉ एक्सप्रेशन, थर्ड है वैल्यू एंड यूनिट ऑफ के, रेट लॉ कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट है मतलब, फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डबलिंग द वॉल्यूम, इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम इज डबल्ड। ठीक है, वॉल्यूम का अगर तुम डबल कर दो, ठीक है, ये चार चीज़ें हमें देखनी है। तो एक करके देखते हैं इसको। भाई हमारे पास ये आ गया, अच्छा, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, इस तरीके से लिखोगे तुम, अच्छे से लिखोगे पूरा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो R1 कितना आएगा, R1 विल बी इक्वल टू K इंटू, ठीक है, R1 कौन सा हो गया, वो जो वहाँ पे है, K इंटू A रेस टू X B रेस टू Y। अगर तुम्हें पूछूं यहाँ पे कितने हमारे पास अननोन्स हैं, 1 2 3 K X Y, तो 3 अननोन के लिए हमें 3 मिनिमम इक्वेशन चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है, है ना। तो 3 के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 इक्वेशन और चाहिए, है ना। तो R1 इक्वल्स टू K A1 A2, इसको लिख लो 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 इज इक्वल टू K इंटू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 रेस टू X इंटू 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू Y। ठीक है, सेम वे अगर मैं एक्सपेरिमेंट 2 की बात करूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या होगा, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 इज इक्वल टू K इंटू 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 रेस टू X
3 इंटू 10⁻³ इंटू y, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट 3 में अगर हम देखें तो क्या होगा, 8 नहीं 1.8, तो 180 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू k इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू 3 नहीं है 9 है, 9 इंटू 10⁻³ अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें इनको सॉल्व करना है। तो मैं अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 दिस बाय दिस, तो 2 आ जाएगा भाई। 10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 5 इंटू 10⁻�6 आ जाएगा, तो ये 2 आ चुका है, ठीक है। 2 दिस k से k कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻²x, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों की दोनों पूरी की पूरी कट जाएंगी, ठीक है। इतना यहाँ लिख लिया। अगर मैं इसको करूँ तो यह क्या आएगा 2 इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि 10⁻⁶ कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये क्या आ रहा है 10⁻²x, वो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2⁻x, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी x इक्वल्स टू 2 नहीं, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक। तो क्या करना है, इस वाले को यूज़ कर लो अब, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को यूज़ कर लो। यहाँ पे क्या आ रहा है 180 अपॉन 10, 3:2 कर दो, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा 180 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10 इंटू 10⁻�6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 इंटू 10⁻² अपॉन 4 इंटू 10⁻² होल रेस टू x कह लो, इंटू 9 इंटू 10⁻², सॉरी 3 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ होल रेस टू y। इतना क्लियर है। तो इसको अगर तुम देखो तो ये 18 आ जाएगा भाई, ये तो कट गया, ये कट गया, 18 आ गया इक्वल्स टू 8, ये कटा 2 इंटू ये 10⁻² कट गया, तो 2⁻x आ जाएगा। और यहाँ पे 3⁻y आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 1 है, डाल दो इसमें, क्या आएगी 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 इक्वल्स टू 3⁻y, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3⁻y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b आ चुका है। पहले वाले का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, ठीक। अच्छा RLE रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अब ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, गॉट इट। अच्छा अब तीसरी चीज़ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ k, इनमें से किसी में भी, जैसे ये है x और y की वैल्यू डाल दो पहले वाले में, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ इधर, गॉट इट। कहाँ गए हम, इसकी बात करो अगर R1 इक्वल्स टू k इंटू a की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 2 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको R1 को हमने लिख लिया 5 इंटू 10⁻⁶, k इंटू 2 ये तो 1 रहेगा, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3 इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, देखो स्क्वायर करोगे तो ये 6 हो गया, ये 6 से 6 कट गया, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 5 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ क्या आएगा 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ गलती से मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, तो 500 अपॉन 18 आ गया। तो 500 से 2 गया, कितना हो गया ये 250/9, तो 250 अपॉन 9, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। 5 ये 2 है तो ये 9 इंटू 10⁻⁶ आता, तो 10⁻⁶ कट गया, ठीक है। 5/9 तो ये हो गया, अच्छा बाय, ठीक है 500, ये 2 हो जाता 250 बाई, तो ठीक है भाई k इक्वल्स टू तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। चाहे तुम किसी और बाकी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 3 से भी करोबरेट करके देख सकते हो, ठीक। लास्ट इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम इज डबल, जब वॉल्यूम डबल होती है तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम डबल होती है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना कि चेंज इन रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, सबसे पहले इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं, तो
ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 आ गया ना भाई, कहाँ गया 1, x इक्वल टू 1 है, एक और 2 है, तो x प्लस वाई क्या हो गया 2, ओ सॉरी 3। तो चेंज इन, याद है डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा सी रेस टू n, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। डेल्टा आर अभी रेट में चेंज पूछ रहा है, तो हमें नहीं पता रेट में चेंज क्या है, तो हमें पता नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई है, हाँ है ना भाई, अगर वॉल्यूम डबल कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, और क्या है 3, तो ये 1/8, तो जो रेट है वो पहले से 1/8 हो जाएगा, ठीक है, अब 1/8 हो जाएगा। या फिर हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू 1/Δv रेस टू n, भाई कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गॉट इट, रेशोज, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले के बारे में लिखो, हमारे पास कुछ, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3rd and 4th चेंज इन दिस, ठीक है, हमने पूरे के पूरे यहाँ पे कर लिया। अभी ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड्स में जो हमने ग्राफ्स देखे हैं, 0 ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 1st ऑर्डर, ये सारे के सारे ग्राफ्स में से वो कोई भी ग्राफ या तो बना के दे सकता है या फिर वो तुम्हें वर्बली बना सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको लिखो, ग्राफिकल मेथड लिखो, नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड, ठीक है, सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है ग्राफिकल मेथड में कि तुम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हो, या तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, या रेट वर्सेस टाइम, या हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इन सब के ग्राफ्स प्लॉट करते हो एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम अपने ऑब्जर्वेशंस लेते हो और उस ग्राफ को प्लॉट कर देते हो। ग्राफ को देख के तब हमें बताना होता है कि ये जो, हमें बताना होता है ग्राफ को देख के कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर, पहले इसमें लिख लो, इसके बारे में लिख लो, इन दिस मेथड कॉमा एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड ग्राफ्स, इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड ग्राफ्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन will be given in this method comma experimentally determined graphs of a particular reaction will be given in the problem from which order is to be determined। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें -dA/dt, ठीक है, वर्सेस टाइम का ग्राफ बताता हूँ कि वो ऐसा है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और दी टी एक्सिस। अच्छा, ये क्या है dA/dt, ये बेसिकली रेट ही तो हुआ, तो रेट इज डायरेक्टली लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये कब होता है, ये हमें याद रखना है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें देख के बताना है बस, और कुछ नहीं करना। इसके कोई ऐसी घुट्टी नहीं है मेरे पास कि मैं पिला दूंगा। यहाँ पर मैंने तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, 0, 1, 2 ये तीनों ऑर्डर के लिए कुछ 12 से 15 ग्राफ्स लिखवाए हैं टोटल। ये 12 से 15 ग्राफ तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। और ये कंठस्थ ऐसे नहीं कि एक दिन रात को बैठ गए रट रहे उनको, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करो, अपने आप ये सारे के सारे जो तुम्हारे ये ग्राफ्स हैं ये याद हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। हमारी जो पिक्चर्स को याद रखने की मेमोरी होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पिक्टोरियली हम चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। मान लो dA/dt हमें एक और दिया है, ये वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट और कॉन्सेंट्रेशन का, नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एक तरीके से, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ये कब होता है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, ये तो आएगा। ये कब होता है, इसका जब ऑर्डर 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। लेट्स से हमारे पास ये है 1/80 T, ये हमें 1/A0 दिया है, ठीक है, और इसका स्लोप दिया है। ये कौन सी रिएक्शन है,
ठीक है, अगर तुम्हें याद हो इसकी इक्वेशन क्या थी, 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। गॉट इट? क्लियर होगी बात? ठीक है जी। नेक्स्ट, मान लो ये अगर, क्योंकि ये सारे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही थे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन या रेट के ऊपर, मान लो वो T½ का दे दे। ठीक है, T½ का क्या दे रहा है वो, T½ वर्सेस A0। ठीक है, T½ वर्सेस A0 वो कुछ इस तरीके का बात कर रहा है। अरे भाई आजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0। तो T½ कब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ A0, फर्स्ट ऑर्डर में, याद होगा, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 रेज टू 1 माइनस n। तो n इक्वल्स टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो तब T½ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ A0, एल्स नहीं। 0 होगा तो A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 2 होगा तो -1 मतलब 1/A0 के प्रोपोर्शनल होगा। गॉट दिस? ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो हमें ऐसे करके बताना है, मान लो यही जो होता इस तरीके से हो जाता, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता। हालांकि इतने ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसा आ जाएगा। अब अगर तुम इसकी बात करते हो तो तुम देखोगे T½ इज इक्वल्स टू 1/A0 K। ये किसके लिए आता है, ये यही तो, मतलब यूँ समझ लो, अगर मैं कह रहा हूँ कि T½ इससे क्या मतलब बनता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, T½ इंटू A0 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये आता है, अगर ये है मेरे पास तो ये तुम्हें याद होगा T½ जैसे इसको लगाओ, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/A0 आ जाएगा नहीं। ठीक है, 1/A0 का मतलब क्या हुआ, A0 रेज टू -1, A0 रेज टू, इसको एक्चुअली में वैल्यू क्या होती है, तो -1 इक्वल्स, भाई ये दोनों को कंपेयर करो ना, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 रेज टू -1, यहाँ पे देख रहे हो 1 - 1 है, 1 - n है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो -1 विल कम आउट टू बी इक्वल टू n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। ये तुम्हारा JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स 2013 ओनली। ठीक है, हालांकि उसने सिर्फ इतना सा क्वेश्चन नहीं पूछा था, दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे तुम्हें जानना था कि उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। ठीक है, उसने बोला कि ये एक तुम्हारी वो है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर और बाकी सबके लिए भी तुम्हारा कर्वेचर होगा, कर्व्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी दे रहा हूँ तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या करना है, लिखो इसमें पहले, दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, तुम्हारे पास रेट की और टाइम की वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, तो टाइम की या कॉन्सेंट्रेशन की दी होती है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की दी होती है और टाइम की वैल्यूज दी होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है, हमें ये देखना होता है बस। गॉट इट? तो बस हमें क्या करना होता है उस वाले केस में कि भाई जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे हम के की वैल्यू को हम मेजर करें, और अगर वो दो एक्सपेरिमेंट्स में सेम आ रही है, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट्स में सेम आ रही है, तो हम कह देंगे कि उसका रेट लॉ जो हमने यूज़ किया उसके जितना है। ठीक है, जैसे इनिशियल रेट लॉ में, सॉरी ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में मान लो हमारे पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है भाई, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टाइम में T1 या सॉरी T0, T1, T2, T3 ऐसे करके खूब सारी दी होंगी वैल्यूज़। यहाँ पे हमें C0 दिया होगा, C1 दिया होगा, C2 दिया होगा, C3 दिया होगा। इस तरीके से हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें सारी वैल्यूज़ होंगी। तुम्हारी NCERT में भी कुछ क्वेश्चंस है ऐसे, ठीक है, तो ये सारे NCERT क्वेश्चंस करके रखने तुमको। गॉट इट? ये सेकंड्स में या जो भी है, मतलब इसकी M/L। गॉट इट? अब तुमको क्या करने का है इसमें, व्हाट डू यू नीड टू डू, इसमें मान हमें अज्यूम करना है, हिट एंड ट्रायल है ना, हमें नहीं पता इसका ऑर्डर कौन सा है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट्स से कि फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर को सबसे पहले चेक करना है, तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है।
तो क्या करोगे, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करोगे तो तुम क्या लिखोगे इसका रेट लॉ के, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ 1/t ln C0 अपॉन Ct, ठीक है। तो अगर मान लो मैं T1 के लिए लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा C1, ये K1 हो जाएगा, K2 इक्वल टू क्या लिख दूँ 1/T2 C2, T1 के लिए T1 है, C1 है और T2 के लिए C2 है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो इस केस में K1 इज इक्वल टू K2 आ जाता है, अगर इसमें K1 इक्वल टू K2 आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है। इफ़ K1 इक्वल टू K2 देन ऑर्डर इक्वल टू 1, एल्स, ठीक है, एल्स क्या होगा, तुम जीरो ऑर्डर के लिए चेक करोगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए चेक करोगे। अगर जीरो ऑर्डर के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे भाई, इसकी इक्वेशन लिख लोगे। इक्वेशन क्या होती है इसकी, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ये होता है ना। तो इसमें अगर तुमको मैं लिखूँ तो K इक्वल टू क्या आएगा A0 माइनस AT अपॉन T। तो इसी को अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखूँ जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, A0 क्या हो जाएगा यहाँ पे C0 माइनस C1 अपॉन T1। अगर इन जनरल अगर तुमको कहूँ K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू होगी C0 माइनस C1 अपॉन T1 और K2 की वैल्यू क्या होगी C0 माइनस C2 अपॉन T2, ठीक है। हमको क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि इक्वल है कि नहीं। अगर ये K1 इक्वल टू K2 आता है, K1 इज इक्वल टू K2 आता है, तो दिस इफ देन ऑर्डर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर एल्स, अगर मतलब एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब ये अगर K1 इज नॉट इक्वल टू K2, इफ K1 इज नॉट इक्वल टू K2 तब तुम सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक करोगे। गॉट इट, सिंपल है ना भाई। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, तुम्हें देखना है कि भाई कौन सा ऑर्डर है। तुम पहले फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। और अगर ये आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो इस पे आ जाओ, अगर ये आता तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाले पे चले जाओ। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। शॉर्टकट क्या है, अगर मान लो तुमने फर्स्ट ऑर्डर देखना है तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो कि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशंस है इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर C1 C2 GP बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में C1 C2 जो है वो AP बना रहे हैं तो जीरो ऑर्डर है। इतना ध्यान रहेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बस रीटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, इसमें लिख लो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसकी हेडिंग लिखना, हेडिंग के बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड and in this method concentration of reactant, and in this method concentration of reactant at different time intervals, in this method the concentration of reactant at different in time intervals is given in a tabular form, is given in a tabular form। तो ये समझ में आ गया। अगर K1 इक्वल टू K2 होगा तो जो हमने अज्यूम किया था वही उसका ऑर्डर होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। मान लो सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड पे करो भाई, ठीक, गॉट इट। तो इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा, मतलब उनको कोई ये थोड़ा ना चेक करना है कि तुम्हारा कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। दे जस्ट वांट टू चेक, और इवन तुम्हारा बोर्ड्स भी जस्ट यही चेक करना चाहता है कि तुम्हें चीज़ें आती है और तुम अपना दिमाग चला सकते हो। यू आर अ सेंटिएंट बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है। रट्टू तोते नहीं हो, रट्टू तोते हो तुम, ये नहीं जानना चाहते हो, ठीक है, तो बताना नहीं है। थर्ड वाला क्या था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, इसके हेडिंग लिख लेना। अब लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ इज हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ठीक है जी। इसमें भी कुछ नहीं करना है यार, इसमें एक फॉर्मूला है उसी का तुम्हें इस्तेमाल करना है, वो देखते हैं, रुको इसको मिटा देते हैं। हाफ लाइफ का मैंने एक मेथड बताया, वो मेथड क्या है, इसका एक रिलेशनशिप बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि हाफ लाइफ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ए नॉट क्या होता है, ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या टी हाफ। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, मतलब अगर कहीं पे ऐसा देखो तो चिंतित मत हो जाना, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इस मेथड पे या इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो लिखो इसमें इन दिस मेथड कॉमा, इन दिस मेथड कॉमा, फॉर एट लीस्ट 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, फॉर
at least 2 different initial concentrations of reactants, for at least 2 different initial concentrations of reactants, comma, half life will be given, half life will be given, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन बाय विच ऑर्डर इज डिटर्मिन्ड, बाय विच ऑर्डर इज डिटर्मिन्ड। तो एटलीस्ट 2 तो दिए होंगी, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 है, अरे एक्सपेरिमेंट 2 है। एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने क्या किया, टी हाफ की जो वैल्यू थी वो T1 दे दी और T2 दे दी, ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की A0 1 दे दी और A0 2 दे दी, ठीक है जी, सॉरी इनिशियल या A0 की वैल्यू जो है A1 दे दी और A2 दे दी, लेट्स से। ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक। तो क्या है, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता कि ऑर्डर क्या है तो तुमने ये फॉर्मूला लगा देना है भाई, टी हाफ इज इक्वल्स टू के इंटू या सी इंटू कुछ भी कांस्टेंट इंटू A0 रेस टू, सॉरी A0 नहीं, A1 रेस टू 1 माइनस n, ठीक है, और टी हाफ की जगह क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, है ना, जब हम A1 डाल रहे हैं तो T2 इज इक्वल्स टू सी इंटू A2 इंटू 1 माइनस n, इनको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 रेस टू 1 माइनस n। तो पूरे के पूरे इसमें तुम्हें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सिर्फ ये नहीं पता, तो एक इक्वेशन और एक वेरिएबल होगा तो क्या तुम निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ से n निकल जाएगा, ठीक है, गॉट दिस, ठीक। अगर तुम्हें डायरेक्टली n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, ये देखो, इसी को अगर तुम इसी वाली उसको तुम दोनों तरफ ln ले लो, ln T1 अपॉन T2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस n इंटू ln A1 अपॉन A2 आ जाएगा, ये क्लियर है भाई। अच्छा अभी क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस n विल बी इक्वल टू ln T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू ln A1 अपॉन A2 आ जाएगा, ठीक है। n को इधर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा n इक्वल्स टू 1 माइनस ln T1 अपॉन T2 अपॉन ln A1 अपॉन A2, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो अगर तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो भाई बी माई गेस्ट, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं ये सब फालतू की चीज़ें करता नहीं था, ठीक है। तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो, इसको कैलकुलेशन करो, ये ध्यान रखना है, ये तो तुम्हें वैसे भी याद होगा, मैंने बोला ही था याद रखने के लिए, बस इसको यूज़ करो, तुम्हारा एन आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें अगर तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ A0 है, मान लो ऐसे कभी बोलता है वो कि दैट T0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टी हाफ इज हाफ्ड, मतलब टी हाफ जो है उसने टेबल नहीं दिया इस बारी, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, उसने फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मान लो T1 है पहले वाले केस में जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन A0 थी या A1 थी, ठीक है। अब ये कह रहा है टी हाफ इज हाफ्ड, तो सेकंड जो T2 है, T2 इक्वल्स टू T1 बाय 2, T2 इक्वल्स टू T1 बाय 2, हाफ्ड व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1,4, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स 1,4, मतलब तो A2 इज इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल्स टू ये आया, गॉट इट। तो कुछ नहीं करना, सिंपल यही इक्वेशन में डाल दो, तो T1 अपॉन 2 T2 क्या आ जाएगा 2, चलो इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, T1 अपॉन 2 T2, ठीक है, इक्वल्स टू A1 रेस टू 1 माइनस, या यूँ कह लो A1 अपॉन A1 रेस बाय 4 रेस टू 1 माइनस n, तो ये क्या जाएगा 2, ये क्या जाएगा 4 आ जाएगा ना, ये 4 A1 तो कट जाएगा, तो 4 रेस टू 1 माइनस n, ठीक है। तो 2 रेस टू 1 इक्वल्स टू 2 रेस टू 2 इंटू 1 माइनस n, है ना भाई। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेस टू 2, ये आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 बाय 2, करके देखो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे, ये तुम्हारे बोर्ड्स में यूज़ होंगे, ठीक। तो कोशिश करेंगे अब इसको रैप अप कर लेंगे, इसमें 2 ही चीज़ें बची हैं, तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन, वैसे तो उसमें और भी चीज़ें बची है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, ये सब है। ये क्या करूँगा मैं,
तुम्हारे थोड़े एंड के लिए रख लूँगा, है ना, शुरुआत में नहीं करेंगे इसको। अब हम सीधे सीधे तुम्हारा आरएनएस इक्वेशन या बीच में एक दो चीज़ें और हैं वो लेके और कैटलिस्ट वाला पार्ट जो है वो करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर मैकेनिज्म वाला थोड़ा सा पार्ट बचता है वो अलग कर लेंगे। गॉट इट। चलो बाय बाय, टेक केयर।